हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोला और अर्धगोला क्या होता है, उसके क्या फॉर्मूलेज होते हैं और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गोला और अर्धगोला किसे कहा जाता है। गोले को एक तरह से हम वृत्त का 3 डायमेंशनल रूप भी कह सकते हैं कि अगर एक वृत्त को हम तीनों दिशाओं में घुमाएं तो ये गोले का रूप होता है। तो जो फुटबॉल है वो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे लिए गोले को समझने के लिए। तो फुटबॉल जो होता है या जो गोला होता है उसके अंदर हम कुछ हवा या पानी भर सकते हैं, इसलिए उसका एक आयतन भी निश्चित होगा। उसके चारों ओर जो सतह होती है उसका कुछ क्षेत्रफल भी होता है, तो उसका हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर एक ध्यान देने लायक बात है कि उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसकी जो सतह होती है वो पूरी ही घुमावदार होती है, इसलिए गोले के केस में जो वक्र पृष्ठ होता है वही संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली होता है कि जो गोला होता है उसको अगर हम बीच में से काट दें तो वो अर्धगोला बन जाता है और उसे ही हम गोलार्ध भी कहते हैं। तो गोलार्ध हो या अर्धगोला हो, वो बेसिकली पूरे गोले का आधा भाग होता है। तो अगर हम आयतन की बात करें तो जो गोले का आयतन होता है उसका आधा आयतन होना चाहिए अर्धगोले का। अब अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ की तो जो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ होता है उसका आधा वक्र पृष्ठ जो है वो होना चाहिए हमारे अर्धगोले का। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करें तो अर्धगोले में जो वक्र पृष्ठ होता है उसके अलावा एक वृत्त, एक सर्कल और एक्स्ट्रा आ जाता है, और उस वजह से जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां होता है वो हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये बात यहां ध्यान देने लायक होगी। तो आई होप गोला और अर्धगोला होता किस आकार का है, किस प्रकार का होता है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोले के सूत्र में आयतन के सूत्र। अगर गोले के आयतन की हम बात करें तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन होगा। इसका मतलब ये वो मात्रा होगी जितना हम उसमें हवा या पानी भर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो यहां पर जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों ही प्रकार का बराबर होगा। इसे हम चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं और इसी को हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में यह क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो बड़े ही सिंपल फॉर्मूले हैं। आयतन के लिए हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अर्धगोले के लिए। अर्धगोले के केस में अगर हम बात करें आयतन की या वॉल्यूम की तो अर्धगोले का आयतन होगा गोले का आधा। अब गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम बात करें अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या इसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो जो गोले में था उसका आधा हो जाएगा यहां पर। यहां वक्र पृष्ठ कौन सा है? ये बाहर वाला। ये बाहर वाला जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ये पूरा वक्र पृष्ठ होगा। लेकिन इसमें एक क्षेत्रफल वो भी है जो चपटा है, ये वाला जो एक वृत्त बना रहा है। और संपूर्ण पृष्ठ का जब हम क्षेत्रफल लेंगे तो उसमें इसे भी जोड़ना पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का जब हम क्षेत्रफल लेंगे उसे हम टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो इसमें हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ना पड़ेगा, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर याद रखने लायक जो बात है वो ये है कि आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए तो फॉर्मूले भी हमारे सारे क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोलक का आयतन 19404 सेंटीमीटर क्यूब है, तदनुसार उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये अर्धगोला है। ठीक है,
जो अर्धगोला होगा उसकी आकृति कुछ ऐसी होगी। तो इस अर्धगोले का आयतन है 19404। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब और उसकी वैल्यू हमें दी गई है 19404। उसके बाद आगे पूछा है हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, बेसिकली पहले यहां से आर की वैल्यू निकालना है और फिर उस आर की वैल्यू को यहां रखना है। अगर इसे हम हल करना चाहें तो 2/3 पाई की जगह हम रखेंगे 22/7। आर क्यूब हमें निकालना है और ये हो जाएगा 19404। तो आर क्यूब को एक तरफ रहने दें और बाकी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हम लेकर जाएंगे। तो ये बनेगा 7 और 3 ऊपर आ जाएंगे और 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। इसे जब आप हल करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 9261 और उसका जब हम क्यूब रूट करेंगे तो वहां से आर की वैल्यू आएगी 9261 का क्यूब रूट मतलब 21। तो हमें त्रिज्या मिल गई है 21। अब एक बार जब हमें त्रिज्या मिल गई है तो अब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 3 एज इट इज रखेंगे, पाई की जगह रखेंगे हम 22/7 और आर की जगह रखना है हमें 21। तो 21 का स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 से कैंसिल आउट होगा। अब इस पूरे का जब हम गुणा कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 4158 और इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोलार्ध की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठोस गोलार्ध, गोलार्ध मतलब क्या हो गया, आधा गोला। इसका मतलब यहां संपूर्ण पृष्ठ की बात की गई है, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कहा गया है कि अगर पाई की वैल्यू 22/7 के आधार पर उस गोलार्ध का व्यास कितना है, मतलब हमें डायमीटर निकालना है। तो यहां से हम पहले आर की वैल्यू निकालेंगे। 3 पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7 और आर की वैल्यू हम जानना चाहते हैं, फिर 1848। अब हम आर की वैल्यू जानना चाहते हैं तो बाकी जो वैल्यूज है उन्हें हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1848 इंटू 7 डिवाइड्स बाय 3 इंटू 22। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 196। अब आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 196 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 196 जो कि होना चाहिए 14। अब त्रिज्या हमारा आ गया है 14, हमसे पूछा गया है व्यास। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए 2 इंटू 14 व्यास आ जाएगा हमारे पास 28 और यही अपना फाइनल आंसर होगा। तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोलार्ध मतलब अर्धगोला। अर्धगोला में पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये दिया गया है 27 पाई। तो यहां से हम पहले आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 3 से काटेंगे तो ये आएगा 9। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, अब हमसे पूछा गया था आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए और ये जो आर है यही तो आधार की त्रिज्या है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो अपना आंसर होगा सी। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 गोले हैं, ठीक है, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। मतलब अगर पहले वाले का जो क्षेत्रफल है वो 4 यूनिट का है तो दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो 9 यूनिट का होगा। अगर इसकी त्रिज्या को R1 माने और इसकी त्रिज्या को R2 माने तो पहले वाले का क्षेत्रफल होगा 4 पाई R1 स्क्वायर और दूसरे का होगा 4 पाई R2 स्क्वायर।
और इन दोनों का हमें लेना है अनुपात। अगर इन दोनों का अनुपात लेते हैं तो 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड्स बाय 4 पाई R2 स्क्वायर, और वो अनुपात हमें दिया गया है 4/9। सॉल्व कर लेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, R1 और R2 दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो रूट बन जाएगा। तो R1 डिवाइड्स बाय R2 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4/9 का रूट, क्योंकि दोनों का जो स्क्वायर था वो इधर आकर रूट बन जाएगा। तो यहां से हमें R1 और R2 का अनुपात मिलेगा 2:3। अब R1 अगर 2 यूनिट है, R2 अगर 3 यूनिट है, तो हमसे आयतन का अनुपात पूछा गया है। अब आयतन का अनुपात निकालने के लिए हम ले लेते हैं V1 एंड V2, ये हमारे आयतन का अनुपात है। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई आर 1 क्यूब एंड 4/3 पाई आर 2 क्यूब। ठीक है, अब यहां पर 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। R1 और R2 की वैल्यू रखना है, तो R1 की वैल्यू है 2 यूनिट की, तो उसका क्यूब हो जाएगा 8 यूनिट का, और R2 की वैल्यू है 9, तो उसका क्यूब हो जाएगा 27। अब 8 और 27 जो है वो अब आपस में और कैंसिल आउट होंगे नहीं, इसलिए हमारे आयतनों का अनुपात आ जाएगा 8:27। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोला तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोला है और दूसरा अर्धगोला है और इन दोनों का ही आयतन बराबर है। अगर इसकी त्रिज्या को R1 माने और इसकी त्रिज्या को R2 माने तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई R1 क्यूब और इसका आयतन होगा 2/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये गोला है और ये अर्धगोला है, इसलिए यहाँ 2/3 लिया है। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। अब सॉल्व करें अगर, तो आप देखो पाई से जो है वो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3, 2 से काटेंगे तो 4 में 2 बचेगा, तो ये बन रहा है 2R1 क्यूब इक्वल्स टू R2 क्यूब। अब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, मतलब R1 और R2 का अनुपात निकालना है। R1 और R2 का अनुपात निकालने के लिए यहां पर R1 और R2 को हम एक तरफ लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो R2 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, और जो 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था वो दूसरी तरफ जाकर बनेगा 1/2। ऑलराइट, अब ये जो दोनों में क्यूब लगा हुआ है ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा, तो उसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि R1/R2 विल बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1/2। अब 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है और 2 का क्यूब रूट फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो 2 क्यूब रूट लगा देंगे, और यही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा कि R1 और R2 का अनुपात होगा 1 क्यूब रूट ऑफ 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समान त्रिज्या वाले एक गोले तथा एक बेलन के आयतन एक समान हो तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक गोला है और एक बेलन है, एक गोला है और एक बेलन है, समान त्रिज्या है दोनों की। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या r हम मान लेते हैं, और आयतन भी बराबर है दोनों के। बेलन की ऊंचाई हमें नहीं पता तो हम ऊंचाई को h मान लेते हैं। आयतन यहां होगा 4/3 पाई आर क्यूब और यहां होगा पाई आर स्क्वायर h। आयतन बराबर बोल रहा है तो हम बराबर ले लेते हैं। अब अगर सॉल्व करें तो पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर को काटेंगे अगर तो इधर आर क्यूब में से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर तब भी बचेगा, तो ये बन रहा है 4/3 आर इक्वल्स टू h। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात। बेलन की त्रिज्या कितनी है, r ही है, और ऊंचाई कितनी है, h, तो r और h का अनुपात हमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो h है इसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो बटे में जाएगा, और उधर जो r के गुणे में 4/3 था उसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बच जाएगा 3/4, और ये ही हमें वैल्यू देगा
त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3:4। अगला एग्जांपल देखते हैं। 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, तो उस नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी? एक बात याद रखना है हमेशा कि जब भी एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाया जाता है तो उस केस में आयतन जो है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 गोले हैं, 1 सेंटीमीटर वाला, 6 सेंटीमीटर वाला और 8 सेंटीमीटर वाला। जब इन तीनों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि तीनों का आयतन का जो योग होगा वो हमारे नए गोले का आयतन होना चाहिए। अब अगर इसका आयतन देखें पहले वाले का तो वो है 4/3 पाई 1 क्यूब, क्योंकि त्रिज्या 1 है। दूसरे वाले का आयतन देखेंगे तो वो होगा 4/3 पाई 6 क्यूब, क्योंकि दूसरे की त्रिज्या 6 है और तीसरे की त्रिज्या है 8, इसलिए उसका आयतन होगा 4/3 पाई 8 क्यूब। ठीक, इतना हो गया। अब अगर नए वाले की त्रिज्या आयतन की हम बात करें, अगर इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता और उसे r मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो नए वाले का जो आयतन है वो पुराने वाले तीनों के आयतनों का योग होना चाहिए, इसलिए तीनों का जो योग किया है बराबर नए वाले का आयतन। अब आप यहां से देखो, इन तीनों में से अगर 4/3 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 का क्यूब जो कि 1 होता है, 6 का क्यूब जो कि होता है 216 और 8 का क्यूब जो कि होगा 512 इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां पर 4/3 से 4/3 कैंसल आउट, पाई से पाई कैंसल आउट। ओके, अब इसे अगर हम जोड़ें तो ये हमें मिलेगा 9 देन 2 एंड देन 7, 729 इज इक्वल्स टू r क्यूब। अब 729 इज इक्वल्स टू r क्यूब है, हमें निकालना है वैल्यू r की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, r क्यूब जो है उसमें से क्यूब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू r। अब 729 का अगर आप गुणनखंड करके क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 9, तो यहां से हमें r की वैल्यू मिलेगी 9, मतलब त्रिज्या हो जाएगी नए वाले गोले की 9। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो आंसर होगा 9, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंदें बनाई गई हैं। उसमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः 1.5 तथा 2 सेंटीमीटर है। तदनुसार तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद थी, ठीक है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या कितनी होगी 1.5। उसको पिघलाकर 3 गेंदें बनाएगी। पहली जो गेंद है उसका व्यास है 1.5, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.75। दूसरी जो गेंद है उसका व्यास है 2, इसे हम d1 d2 कह देते हैं, और त्रिज्या हो जाएगी उसकी 1। अब जो तीसरी गेंद है उसका व्यास क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं, मतलब उसकी त्रिज्या है वो भी हम जानना चाहते हैं। त्रिज्या अगर पता चल जाएगी तो डबल करके व्यास हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या करना है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि बड़े वाले को पिघलाकर 3 छोटी छोटी गेंदें बना रहे हैं। इसका मतलब इन तीनों छोटी छोटी गेंदों का जो आयतन होगा वो बड़ी वाली गेंद के बराबर होना चाहिए। तो वही हम काम करने वाले हैं कि बड़े वाले का आयतन मतलब 4/3 पाई r क्यूब मतलब 1.5 का क्यूब बराबर 4/3 पाई 0.75 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 1 का क्यूब एंड प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। ठीक है, अब यहां पर 4/3 सबसे कॉमन ले लेंगे और कैंसिल आउट हो जाएगा जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो जो अल्टीमेटली इक्वेशन बचेगी वो होगी 1.5 का क्यूब इक्वल्स टू 0.75 का क्यूब, सॉरी हाँ क्यूब आएगा यहां पर, प्लस
1 का क्यूब तो 1 बन जाएगा और R3 का क्यूब। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 का क्यूब आता है 3.375। 0.75 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो आएगा 0.421875 प्लस 1 एंड प्लस R3 क्यूब। अब यहां पर 0.421875 और 1 इन दोनों को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर माइनस करेंगे तो यहां अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 1.953125 इज इक्वल्स टू R3 क्यूब। ठीक है, अब R3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस क्यूब को दूसरी तरफ ले जाना होगा, तो क्यूब रूट करना होगा। अब क्यूब रूट अगर हम करते हैं 1.953125 का, तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा 1.25। ठीक है, तो R3 की वैल्यू आई हमारे पास 1.25। लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में व्यास, तो व्यास के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे R3 का, तो वो बन जाएगा 2.5। तो हमसे जो व्यास पूछा गया था उसका रिजल्ट हमें मिलेगा 2.5, तो आंसर हो जाएगा डी 2.5।